हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप सभी का L2 एकेडमी की सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार दोबारा स्वागत है। ये हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम लक्ष्मीकांत के अंदर चैप्टर वाइज हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर अभी तक हमने क्या देख लिया? इसके अंदर अभी तक हमने देखा है चैप्टर 1 देखा है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, चैप्टर 2 देख चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर हम जो भी फीचर्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरफादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम इम्बाइब किए थे, वो सभी फीचर्स देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कंट्री कैसे होने वाली है। जब 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उन्होंने इंडिया की एक सोच रखी थी कि हमारा इंडिया ऐसा होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा। ये सारी की सारे फीचर साइलेंट फीचर के अंदर आएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि मेन फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनने वाला है, आने वाले टाइम पे कौन कौन सी चीजें हमारे विजन में रहने वाली हैं, ये सब के सब इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर जैसे शुरुआत करें हम, इसकी हेडिंग क्या है? सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेवरल फीचर्स आएंगे जो हमको फीचर का भी पता होना चाहिए, प्लस फीचर के अंदर क्या है, इसका मीनिंग क्या है उस फीचर का, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब सेलिएंट फीचर के अंदर अब एक बात बताई थी मैंने आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने 1950 की जो भी सिचुएशन रही होगी, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरनेशनल लेवल पे अलग सिचुएशन रही है, उसके अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होगा, अलग अलग डायनेमिक्स क्रिएट होंगे, सोसाइटी के अंदर अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी फीचर्स थोड़े चेंज होंगे। फीचर्स चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएंगे। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 42nd जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कहा सब्सटेंशियली चेंज कब होगा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44, 73, 74, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे रिसेंट के अंदर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है। उसका मेन एम क्या है? मेन एम है वुमेन को रिजर्वेशन देना पॉलिटिकल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। तो ये मेन फीचर पढ़ेंगे, प्लस इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, वो सब हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को जिन्होंने चेंज किया है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्ट को हम भी कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू द इंपोर्टेंस, इसकी इंपोर्टेंस इतनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, जो 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो तो हिस्टोरिकल रूप से जैसे इवोल्यूशन हुआ, प्लस इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो भी फीचर लिए उनका क्लब करके रख लिया। प्लस 42nd के अंदर क्या है? ऐसी सिचुएशन बनी कंट्री के अंदर कि हमें और भी ज्यादा अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी, ताकि टाइम के साथ हमारा इवोल्व होता गया। तो ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, टाइम टू टाइम के साथ इवोल्व भी होगा। जैसे इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आएंगे। सबसे इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस के अंदर क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी? केशवानंद भारती केस के अंदर सिचुएशन ये क्रिएट हुई थी, बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दी थी उन्होंने, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर और जुडिशरी की रिव्यू करने की पावर। तो इन्होंने कह दिया था, लिमिट लगा दी थी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पे। तो ये ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यही केशवानंद भारती केस था। अब आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहला फीचर जो आएगा कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हमारा? लेंथीएस्ट ऐसे बना कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसके अंदर मेनली रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? लॉयर्स थे।
बड़े बड़े पढ़े लिखे लॉयर्स है, तो उन्होंने एक एक चीज को दुनिया के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था हमने दुनिया की जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल की कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमारे अंदर कॉपी किया है, उसको हमने लिया है, इसलिए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये डिटेल के अंदर है, इसके अंदर हर चीज बता रखी है, स्टेट के फंक्शन क्या होंगे, यूनियन के फंक्शन क्या होंगे, लिस्ट सारी की सारी बता रखी है। जबकि कंपेयर करें अपन दूसरी कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन छोटा सा? इसलिए कि वो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका के अंदर जैसे 50 स्टेट्स हैं, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए, यूएसए के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के बारे में बताता है। वहां पे 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है प्लस स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, उसके अंदर यूनियन का भी बता रखा है, स्टेट्स का भी बता रखा है, यूनियन टेरिटरी कैसे फंक्शन करेंगे, 73rd 74th बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लेंदी है। इसलिए पहला फीचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और लेंदीएस्ट का क्या मतलब है? लेंदीएस्ट मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे यूके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें, यूके कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, वहां की पार्लियामेंट सोवरेन है, वो पार्लियामेंट चाहे तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें लाना चाहिए वो ला सकती है, तो वहां पे रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सब कुछ रिटन है। प्लस लेंदीएस्ट इसलिए कि इसके अंदर सारी चीजें डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। इसको देखें अपन, कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड है रिटन लाइक दैट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का रिटन है लेकिन अमेरिका का छोटा है कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डॉक्यूमेंट रिटन नहीं है, वो जैसे टाइम के साथ इवोल्व होता है वैसे वहां की पार्लियामेंट नया प्रपोजल लेके आ जाती है, वही चीज उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब हो जाती है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट भी है और रिटन डॉक्यूमेंट भी है। ये इसने लिख रखा है लेंथीएस्ट ऑफ द ऑल द रिटन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब में सबसे लेंथीएस्ट है। ठीक है, ओरिजिनली जैसे मैंने कल आपको क्लास में बताया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, प्लस कितनी शेड्यूल थी, 8 शेड्यूल थी। आज की डेट में देखिए तो हम 12 शेड्यूल हो चुकी हैं, आर्टिकल भी चेंजेस होते रहते हैं। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है वो है प्रिम्बल। ठीक है, फिर बाद में क्या है, इसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, डिवाइडेड इनटू ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्लस शेड्यूल 8 शेड्यूल हैं। तो ये हमें आपको एक फैक्ट हो गया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल थे, कितनी शेड्यूल्स थी, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। प्रेजेंटली मॉडिफिकेशन के बाद में इतने पार्ट हो गए, 12 शेड्यूल हैं आज की डेट के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भाई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इतना लेंदी और इतना बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट कैसे बना, क्योंकि इंडिया की एक कैरेक्टरिस्टिक है अपनी, इंडिया ज्योग्राफिकल रूप से दुनिया के अंदर सबसे डाइवर्स कंट्रियों में से एक है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ग्लेशियर भी हैं, इंडिया के अंदर माउंटेन भी है, इंडिया के अंदर प्लेन्स भी हैं, इंडिया के अंदर डेजर्ट भी हैं, इंडिया के अंदर कोस्टल एरियाज भी है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर वेरी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी और स्पोर्ट टाइप है। तो इंडिया के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एक कॉन्टिनेंट के अंदर होती हैं, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसलिए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर फीचर्स भी उसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमारा, क्यों, क्योंकि हमारे ज्योग्राफिकल हम बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये हो गया, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे आपने पहले चैप्टर के अंदर स्टडी की थी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कैसे देखा था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर फिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1813 का एक्ट आया, फिर 1833 का एक्ट आया। इन सभी एक्ट से आते आते 1935 का डॉक्यूमेंट, जो कि अपने आप में सबसे लंबा रिटर्न डॉक्यूमेंट, इन सबको क्लब करके हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्लस दुनिया के अंदर यूएस से भी ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं, जुडिशरी ले रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से ले रहे हैं, यूएसएसआर से भी ले रहे हैं हम, जितनी भी चीजें हैं, आयरिश डॉक्यूमेंट, तो इन सबको क्लब करने के अंदर हमें क्या है, बहुत ज्यादा रिटर्न और लेंदी डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप में एक बल्कि डॉक्यूमेंट था, उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक उसकी ली। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ये फॉर द सेंटर एंड स्टेट। इसका मतलब क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, यूएस के अंदर क्या,
यूनियन का सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और डिफरेंट 50 स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। लेकिन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने कितनी समझदारी दिखाई कि उस टाइम पे ही सेंटर और स्टेट दोनों का एक ही रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया, जो कि आज हमें लाइट देता है। जब भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर काम आता है। अब डोमिनेंस ऑफ लीगल इल्यूमिनेट्स और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, दुनिया की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में देखें कोई फार्मर होगा, कोई लेबर के रिप्रेजेंटेटिव होगा, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट लोग थे वो थे लॉयर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले फोर फादरों के अंदर जैसे बीआर ड्राफ्ट कमेटी के अंदर ही सबसे ज्यादा डोमिनेंस था लॉयर्स था। तो लॉयर हमेशा के एक एक चीज को बारीकी से अंदर लिखते हैं, तो इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, प्लस इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फीचर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स भी हैं कि इस स्टेट गवर्नमेंट की क्या एरिया होगा, इस स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स क्या होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्न करेगा, कौन से स्टेट सब्जेक्ट्स पे सेंटर गवर्न करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं इसके अंदर। तो गवर्नेंस के अंदर जितनी भी डिटेल चीजें हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने इन्वॉल्व की। इन्वॉल्व करने के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था तो एक ये है था, सब पहला हमने जो पढ़ा है, फर्स्ट क्या पढ़ा है, लेंथीएस्ट और रिटर्न डॉक्यूमेंट है। दुनिया के अंदर इतना बड़ा रिटर्न डॉक्यूमेंट और इतना लेंथी डॉक्यूमेंट कहीं और नहीं देखने वाला। दूसरा क्या, हमने दुनिया ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि मेरे को प्राउड है इस चीज के ऊपर कि हमने पूरी दुनिया के अंदर जो मेजर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी सबकी स्टडी की है, प्लस उसकी स्टडी करने के बाद जो बेस्ट फीचर्स थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया है। इसलिए भी ये बल्कि डॉक्यूमेंट हो गया। क्यों, तो ये है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। तो ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, बोरो फ्रॉम द अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग प्रोविजन। आगे देखें हम कौन कौन सी कंट्री से हमने कौन कौन सा प्रोविजन लिया है। ठीक है, जैसे इन्होंने शॉर्ट में क्या दिया है, शॉर्ट में दिया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है मतलब सेंटर के अंदर पहले क्या होता था, वाइस रॉय होता था, स्टेट के अंदर गवर्नर होता था। तो वाइस रॉय वाली जगह पे इन्होंने क्या एक डी फैक्टो और डी ज्यूरी, एक नॉमिनल हेड बना दिया प्रेसिडेंट को, प्लस एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया प्राइम मिनिस्टर को। ऐसे स्ट्रक्चरल पार्ट जो था ना, जो स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर हमने कंटिन्यू किससे रखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आरबीआई हो गई, ये सारी चीजें हमने 1935 के एक्ट से ली थी। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलेंगे, जैसे फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे फंडामेंटल राइट पूछेगा तो फंडामेंटल राइट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। तो एक फीचर ये भी हो गया। प्लस डीपीएसपी हमने कहां से लिया था, आयरिश प्रिंसिपल, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी का मेजर पार्ट हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो इसलिए भी बल्कि को डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये बताना चाह रहे हैं हमारा बल्कि डॉक्यूमेंट है, प्लस हमने दुनिया के वेरियस जितने भी उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेटर प्रैक्टिसेस थी, बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, उन सबको हमने इसके अंदर इंक्लूड करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब हमने कहां से लिया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ठीक है, जैसे इससे अंदर ये भी पूछ लेता है कई बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपने कौन कौन से फीचर लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अलग से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी आएगा, प्लस इसके अंदर भी देख लेते हैं हाइलाइट्स जो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया, इन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया फेडरल स्कीम। इस फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है दो पावर सेंटर होंगे, दो तरीके का गवर्नेंस सिस्टम होगा, एक सेंटर को गवर्न करेगा और एक होगा स्टेट को, और दोनों की पावर कहां से डिराइव होगी, कॉन्स्टिट्यूशन से इटसेल्फ होगी। तो ये फेडरल सिस्टम हो गया। तो हमने फेडरल सिस्टम कहां से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर क्या, हमने जुडिशरी का प्रोविजन भी लिया, फिर गवर्नर भी लिए स्टेट्स के अंदर, इमरजेंसी प्रोविजंस भी लिए, प्लस पब्लिक सर्विस कमीशन भी लिया, एंड द मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जितनी भी थी सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली। इसको डिटेल के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आए कौन कौन से प्रोविजन कौन कौन से एक्ट से आए। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी,
थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो कि एग्जाम में पूछता ही रहता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लोग बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई बोलते हैं कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस चीज के लिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने वाले थे फोर फादर्स है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वालों ने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही एकदम रिजिड है और ना ही एकदम फ्लेक्सिबल है, हम दोनों ने इनका मिक्सअप लिया है, मिडिल पाथ को हमने चूज किया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर जो है वो है पार्लियामेंट के पास, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होगा? आर्टिकल 368 के अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को यदि अमेंड करना है तो पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी चाहिए, कौन सी? 2/3 की मेजोरिटी, प्लस स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन है तो 50% ऑफ स्टेट उसको रेक्टिफाई करें। तो ये बहुत ही रिजिड टाइप का सिस्टम है। रिजिड कैसे है कि इतने एक टाइम पे 2/3 मेजोरिटी के लोग एक तो एग्री हो दोनों हाउसेस के अंदर, खुद से पास हो, प्लस 50% स्टेट उसको रेक्टिफाई करें। तो ये थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की, रिजिड टाइप की स्ट्रक्चर है कि ऐसा टाइम आए कि सारे स्टेट के अंदर भी आपकी गवर्नमेंट हो, सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट हो, तो ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पहला पार्ट क्या है इसके अंदर? रिजिडिटी। और सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माने तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक 1 या 2 ही अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, डिटेल के अंदर पहले ही सब कुछ दे दिया है, ठीक है, उस चीज को टाइम टू टाइम हम डायनेमिक्स के साथ चेंज करते रहते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जो सिंपल प्रोविजंस हैं, सिंपल प्रोविजंस को हम क्या नॉर्मल मेजोरिटी से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा जो भी चीजें उनको सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट में बिल लेके आए, पार्लियामेंट में बिल लेके आए, 50% लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया और वो पास हो गया और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये फ्लेक्सिबल भी है, कुछ प्रोविजन इसके फ्लेक्सिबल है और कुछ प्रोविजन इसके एकदम रिजिड है। तो इन दोनों का ब्लेंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक तो रिजिड होता है और एक है फ्लेक्सिबल होता है। जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट रूप से फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहां पे रिटर्न डॉक्यूमेंट तो है नहीं। जहां पे रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उस दिन हाउस के अंदर जिसकी मेजोरिटी 50% से ज्यादा हुई उसके अनुसार ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है उनके पास, ठीक है। तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उसके अंदर वहां पार्लियामेंट सोवरेन है, जो चीज करना चाहे पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है यूएसए का। तो इन दोनों का मिडिल पाथ है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोसीजर है फॉर द अमेंडमेंट। फॉर द एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जिसको ऑर्डिनरी लॉ आर मेड बाय, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको क्या बताया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे, जिस दिन चाहे, जिस भी लॉ को, एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई पार्ट को, कुछ ही भी चीज को आप चाहे उस दिन मेजोरिटी के साथ अमेंड कर सकते हैं। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल है यूके का, ब्रिटेन का, और मोस्ट रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इन दोनों का जो मिडिल के अंदर है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पार्ट है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड होता है, जैसे स्टेट से रिलेटेड कोई पावर हो, 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी पावर हो, तो उसके अंदर 368 के अंदर बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो इसलिए रिजिड भी है हमारा और फ्लेक्सिबल भी है। तो जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके अंदर पहले तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पास किया 2/3 मेजोरिटी से, राज्यसभा के अंदर सेपरेटली, प्लस लोकसभा के अंदर सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी, प्लस 50% ऑफ स्टेट्स। ये सब होने के बाद में जीएसटी का अमेंडमेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइदर रिजिड है नॉर फ्लेक्सिबल बट द सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? आपसे पूछे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहां का है? यूएसए का। आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्लेक्सिबल है? बोले नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिडिल पाथ है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ बोथ प्रोवाइड आर्टिकल 368 प्रोवाइड द टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? पहली बात तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है, एक बार ब्रीफ में देखते हैं, फिर बाद में इसका अलग से चैप्टर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है?
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ओरिजिनल फीचर्स थे उनके अंदर हमें कुछ चेंज करना है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट को चेंज करने को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहली बात तो आपको समझ में आई। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पहली बात तो प्रोविजन रखा ही क्यों है, इसको समझें। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लोगों ने इसलिए रखा कि उस टाइम की सिचुएशंस अलग थी, आज की डिमांड अलग है। आज की डिमांड के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हम चेंज कर लें ताकि हमारा अच्छे से गवर्नेंस हो सके, बेटर गवर्नेंस हो सके, वेलफेयर सिटीजन्स का ज्यादा हो सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो एक दो तरीके से कर सकते हैं आप। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रपोजल कहां पे आएगा, पार्लियामेंट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रपोजल राज्यसभा के अंदर भी आ सकता है और लोकसभा के अंदर भी आ सकता है, कोई भी हाउस के अंदर कोई भी ला सकता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होगा तो पहले पार्ट के अंदर क्या करते हैं, कोई यूनियन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है जिसके अंदर स्टेट से रिलेटेड कोई चीज, स्टेट की पावर को कम ज्यादा कर रहे हैं, फेडरल फीचर से रिलेटेड है या यूनियन फीचर से रिलेटेड। यूनियन फीचर से रिलेटेड कोई भी चीज है, मतलब सेंटर के अंदर कोई चेंज करना हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाउस के अंदर बिल आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा। बिल आने के बाद में हाउस के अंदर 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होगा। पास हो गया, ये पास होने के बाद में कहां जाएगा, सेकंड हाउस के अंदर, हाउस 2 के अंदर जाएगा। हाउस 2 के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिएगी, 2/3 मेजोरिटी के अंदर बाद में जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे और ये बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये प्रोसेस है हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की फर्स्ट प्रोसेस। आर्टिकल 368 के अंदर दो प्रोसेस दे रखी है, यदि स्टेट से रिलेटेड या फेडरल फीचर के अंदर आपको चेंज करना है तो अलग तरीका है, यदि यूनियन की फीचर से रिलेटेड कोई चीज चेंज करनी है तो आपको अलग तरीका है। इसके अंदर क्या होगा, पहले बिल आएगा हाउस 1 के अंदर जिसको कहते हैं लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक में आएगा, फिर बाद में हाउस 2 के अंदर आएगा, उन दोनों हाउस के अंदर 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। पास होने के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे और वो बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा प्रोसेस क्या है, जैसे जीएसटी, नारी शक्ति वाला 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनके अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट, हाँ वो तो ऑर्डिनरी, सिटीजन की पावर क्योंकि यूनियन के पास ही है, ठीक है, सिटीजन डिफाइव करना। अब ये जैसे 106 है, वुमेन रिजर्वेशन था, तो इसके अंदर स्टेट के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी था और पार्लियामेंट के अंदर, तो स्टेट से रिलेटेड चीज आ गई। अब जीएसटी के अंदर क्यों स्टेट से रिलेटेड, क्यों स्टेट की रेवेन्यू पावर आप छीन रहे हैं, तो फेडरल फीचर के अंदर आप चेंज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा बिल कहां पे आएगा, हाउस नंबर 1 के अंदर, कोई भी हो सकता हाउस नंबर 1, फिर वहां से पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, फिर जाएगा हाउस नंबर 2 के पास, वहां पे पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, साथ में ये स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, वहां हर टोटल स्टेट्स की 50% लेजिस्लेटिव असेंबली यदि इसको पास कर देंगे, स्टेट्स की 50% लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देंगे, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। कौन सा, फेडरल फीचर से रिलेटेड, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये सब का सब हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अलग से चैप्टर आएगा, ये सिर्फ ब्रीफ के अंदर है, ठीक है। अब हम देखते हैं फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स के अंदर। सेलिएंट फीचर के अंदर इन्होंने क्या रखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 368 के अंदर दो प्रोसेस है। सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। किसकी स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, उस दिन के प्रेजेंट लोगों के 50% से ज्यादा प्लस 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा, 543 है तो 543 के 50% मतलब 272 लोगों से साइन तो होने ही होने चाहिए, प्लस सेकंड कंडीशन क्या है, उस दिन जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उनकी 2/3 से साइन होगा, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है उस दिन, आज क्लास के अंदर मान लो टोटल स्ट्रेंथ है 100, क्लास के अंदर स्ट्रेंथ है टोटल 100, हाउस की मान लो 100 की स्ट्रेंथ है, तो 100 में से 51 लोग होंगे तो साइन होने ही होने चाहिए, प्लस उस दिन मान लो कितने लोग आए, उस दिन 60 लोग आए, तो 60 की 2/3 क्या होती है 40, तो 40 और 60 दोनों एक साथ एग्री होनी चाहिए कंडीशन, तब ये अमेंडमेंट होगा, ठीक है।
तो 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका तो 2/3 प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, हाउस के रजिस्टर में जितने लोगों का नाम है उनका तो क्या है 50% से ज्यादा, और 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, तो इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो ये मैंने आपको पहला फीचर बताया था 368 का। दूसरा फीचर का अदर प्रोविजन कैन बी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद द रेक्टिफिकेशन बाय द टोटल ऑफ स्टेट्स। रेक्टिफाई कौन करेंगे? 50 मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस बता दी इन्होंने। अपन आज चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 के अंदर हम क्या देख रहे हैं? सेलिएंट फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर हमने सबसे देखा कि लेंदी है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, प्लस रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है। तो रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम देख लें कि कितना मुश्किल है, यदि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, हाउस के अंदर भी चाहिए, प्लस स्टेट से रेक्टिफाई करना, तो कितना मुश्किल है। अब ये होता है फ्लेक्सिबल कैसे है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कैसे है कि यदि आपको सम कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि सिंपल उसी दिन के अंदर लोग जितने आए हैं उनके 50% मेजोरिटी से साइन हो गए, एक्सेप्ट हो गए, तो उससे चेंज किए जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या, सम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट इन द मैनर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस जैसे होती है बस, बट ये 368 के अंदर नहीं है। इन 368 के अंदर दो ही प्रोविजन है जो कि रिजिडिटी देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और अदर जो चीजें चेंज करनी है उनके लिए अपन सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है फ्लेक्सिबल भी है प्लस रिजिड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट, चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेलिएंट फीचर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? चौथा फीचर ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम यह होता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिलती है दो गवर्नमेंट्स को। जैसे इंडिया के अंदर फेडरल फीचर क्या है? इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, और दोनों को पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये इंडिया का फेडरल फीचर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है? फेडरल सिस्टम, हमारा फेडरल सिस्टम है। पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया, फेडरल सिस्टम है प्लस यूनिटरी बायस है। तो ये दूसरी बात ये बोल रहा है कि फेडरल तो है ही है, प्लस ये यूनिटरी टेंडेंसी की तरफ है ज्यादा। स्टेट्स की पावर थोड़ी सी कम है एज कंपैरिजन टू सेंट्रल। जब जरूरत पड़ती है तो ये फेडरल फीचर यूनिटरी फीचर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी की कंडीशन आ गई, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के केस के अंदर या 356 के केस के अंदर सारी की सारी पावर किसको ट्रांसफर हो जाती है? सेंटर को। तो स्टेट की पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसको मिली थी वो सारी की सारी ट्रांसफर किसको हो गई? ऑटोमेटिकली सेंटर को। तो यूनिटरी बायस है, मतलब यूनियन की तरफ झुकाव ज्यादा है। यूनिटरी बायस का मतलब यूनियन की तरफ झुकाव ज्यादा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दी दोनों को पावर, लेकिन कुछ सिचुएशन के अंदर क्या है? यूनिटरी बायस है। जैसे मैंने आपको इमरजेंसी का प्रोविजन बताया। दूसरा बताता हूं प्रोविजन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किसके पास है? अपने इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है। तो इसके अंदर किसकी पावर बढ़ गई? यूनियन की पावर बढ़ गई, तो इसलिए यूनिटरी बायस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है? ऑफ द गवर्नमेंट है। फेडरल सिस्टम का मतलब इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ द, जो भी फेडरल फीचर के अंदर, फेडरेशन के अंदर जितने फीचर होते हैं वो सब है। सबसे पहले देखें फेडरल का मतलब क्या होता है? दो गवर्नमेंट होंगी। तो दो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। दो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि बिहार में गवर्नमेंट, राजस्थान में गवर्नमेंट, नहीं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है। तो हमारे पास दो गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। तो हमारे पास फेडरल फीचर कौन सा है? दो गवर्नमेंट। दूसरा फेडरल फीचर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। यह डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल ने क्लियरली बता रखा है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर तो सेंटर रूल बनाएगा, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या? स्टेट लॉ बनाएंगे। तो ये डिवीजन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ कर दी है।
तो इसलिए डिवीजन ऑफ पावर है, इसलिए हमारा फेडरल फीचर है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता और तो फिर सेंटर डोमिनेटिंग हो जाता ऑटोमेटिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट इनको स्टेट्स को पावर दे दी, सेंटर को पावर दे दी, तो डिवीजन ऑफ पावर हो गया, और डिवीजन ऑफ पावर हो गया तो मतलब फेडरल स्ट्रांग हो गया, स्टेट स्ट्रांग हो गए। स्टेट कोई भी दिक्कत, यदि सेंटर कोई भी लॉ बनाएगा स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर तो सीधे सीधे स्टेट चले जाएंगे किसके पास, जुडिशरी के पास चले जाएं। इसलिए फेडरेशन स्ट्रांग है। तो पहला हमने देखा फेडरेशन स्ट्रांग का मतलब क्या है, दो गवर्नमेंट है, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है। दूसरा डिवीजन ऑफ पावर है दोनों गवर्नमेंट के बीच के अंदर, और वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से है। तीसरा क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल फीचर कैसे है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का और फेडरल फीचर से क्या लेना देना है। मान लो रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता तो पार्लियामेंट चाहती वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती। अब रिटर्न डॉक्यूमेंट में हर चीज स्पेसिफिकली लिख रखी है कि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट की है तो मतलब स्टेट ही इसके ऊपर लॉ बनाएंगे। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट का फायदा यह है कि कोई भी उनका लॉ, कोई भी राइट स्टेट का वायलेट होता है तो वो सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो रिटर्न होना भी अपने आप में एक फेडरल फीचर होता है। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया के अंदर ना ही पार्लियामेंट सोवरेन है, ना ही जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट, लेकिन जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देश चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दे दी स्टेट को। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना ही एक फेडरल फीचर है। ठीक है, ये हो गया तीन। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होने का मतलब है कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट की लेंथी प्रोसेस प्लस पार्लियामेंट के दोनों हाउस में आपको मेजोरिटी प्लस 2/3 की वोटिंग की पावर के अंदर मेजोरिटी चाहिए, प्लस स्टेट से भी रेक्टिफाई करवाना है आपको 50% स्टेट से, जो कि बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना स्टेट के फेवर के अंदर है कि सेंटर जब चाहे जैसे चाहे चेंज नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल फीचर है। क्या समझ में आया आपको? रिजिडिटी, जितनी रिजिडिटी होगी उतनी स्टेट्स के फेवर में। सेंटर इजीली अमेंड नहीं कर पाएगा लॉज को, सेंटर इजीली अमेंड नहीं कर पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अपने आप ही स्टेट की पावर इंक्रीज हो गई। मान लो ऐसा होता कि सेंटर चाहे जब स्टेट की पावर को कम कर सकता, तो अब तक क्या होता, सारा का सारी पावर सेंटर के पास जा चुकी होती और स्टेट्स क्या चुपचाप बैठे होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियर क्या लिख दी, ये पावर सेंटर की है, ये पावर स्टेट की है, और उसको सुप्रीम किसको बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी को अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बना दी। हमारी जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का और फेडरेशन का क्या लेना देना, फेडरल फीचर का और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का डायरेक्ट लिंक है। मान लो अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन का जब भी वायलेशन होता है तो जिसके राइट चले जाते हैं, जैसे स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर ने लॉ बना दिया, तो किसका राइट वायलेट हो गया, स्टेट का। तो स्टेट सीधा का सीधा क्या है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो जितनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी उतनी स्टेट्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगी। तो हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी बना के ये इंश्योर कर दिया कि स्टेट्स के राइट कभी वायलेट नहीं होंगे। स्टेट के राइट वायलेट नहीं होंगे तो फेडरेशन स्ट्रांग बनेगा, स्टेट्स की पावर कभी नहीं छीनी जा सकती। अब मान लो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो सेंटर जब चाहे स्टेट्स के लॉ को चेंज करता, सब्जेक्ट्स को चेंज करता, अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाता और जुडिशरी के पास जाता, तो जुडिशरी फेवर में किसके देती, सेंटर के। लेकिन आज हमारी जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी का स्ट्रक्चर है इंटीग्रेटेड, वो फेडरल नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब अगला फीचर है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट्स के अंदर हम देखेंगे बाइकैमरलिज्म। ठीक है। अब बाइकैमरलिज्म का फेडरेशन से क्या लेना देना। बाइकैमरलिज्म का मतलब है दो हाउस होंगे सेंटर के अंदर। एक कौन सा है, आज के फॉर एग्जांपल आज की डेट के अंदर लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कहां से आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर से नॉमिनेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आएंगे। ठीक है।
स्टेट लेजिस्लेचर जिनको इलेक्ट करेगी वो जाएंगे राज्यसभा के अंदर। तो इससे राज्यसभा क्या है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है सेंटर के अंदर। राज्यसभा क्या है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है सेंटर के अंदर। तो ये स्टेट्स को और पावर देता है लॉ बनाने के अंदर। लॉ अमेंड, जो भी लॉ अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, यदि स्टेट नहीं चाहेंगे तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा के अंदर किसका रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर है। तो आपने देखे, अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, पीवाईक्यू देखेंगे आप, तो उसके अंदर आपने देखेगा इनमें से कौन सा फेडरल फीचर है, इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर है, इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है। तो समझ में आए, ये फेडरेशन है अपने इंडिया के अंदर। फेडरेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें जो फेडरेशन को स्ट्रांग बनाती हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 गवर्नमेंट बना दी इटसेल्फ, ठीक है, गवर्नमेंट बना दी, गवर्नमेंट की डिवीजन ऑफ पावर कर दी, ताकि बीच में कल में डिस्प्यूट ना हो कोई भी चीज, ये मेरी पावर, ये तुम्हारी पावर है, नहीं, ये डिवीजन ऑफ पावर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कर दी। तीसरा क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने का फायदा क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज क्लियरली उन्होंने लिख दी, तो डिस्प्यूट नहीं होगा। वो चौथा क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सुप्रीम होगा, कुछ भी डिस्प्यूट हो तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको जो पावर दी है उसके अनुसार लॉ बनेंगे। फिर क्या है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है, इतना रिजिड है कि आप उसको चेंज करने के लिए स्टेट्स में मेजोरिटी चाहिए, सेंटर के अंदर दोनों हाउसेस के अंदर मेजोरिटी चाहिए, वो भी 2/3 वाली, तो ऐसा चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर इंडिपेंडेंट हमने जुडिशरी और बना दी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि कंट्रोल कर सकें, कोई भी एक दूसरे की पावर के अंदर इंटरफेरेंस करे तो जुडिशरी के पास जाके वो उसको नल एंड वॉइड करवा सके। और सबसे लास्ट क्या है, बाइकैमरलिज्म, स्टेट्स का खुद का रिप्रेजेंटेशन दे दिया हमने, कहां पे, सेंटर के अंदर, लॉ बनाने के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल फीचर कौन कौन से हैं। अब अगले फीचर कौन से देखेंगे हम, अगले फीचर देखेंगे हम यूनिटरी फीचर कौन कौन से हैं। तो यूनिटरी फीचर कौन कौन से हैं, अब अगला पेज पे देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल प्लस यूनिटरी बायस है, फेडरल प्लस यूनिटरी बायस। यूनिटरी फीचर कौन से होंगे, यूनिटरी फीचर वो होंगे जो यूनियन को ज्यादा पावर देते हैं एज कंपैरिजन टू स्टेट्स। तो हमने देख लिया स्टेट्स को तो पावर देने वाले फीचर हमने देख लिए। अब यूनिटरी फीचर सोचो, यूनिटरी फीचर कैसे होंगे, जिसके अंदर कंप्लीट हर चीज की पावर यूनियन को दे रखी है। तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यूनिटरी फीचर का होता है जो नॉन फेडरल फीचर्स होते हैं। फेडरल फीचर जो स्टेट्स को पावर दे, नॉन फेडरल मतलब जो यूनियन को पावर दे। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर बना दिया हमने। सेंटर कैसा बना दिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग जो भी मेन अमेंडमेंट्स होंगे उनकी सारी पावर हमने किसको दे दी, सेंटर को। स्टेट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने की पावर नहीं है। हर चीज के अंदर एंड में किसका होगा, से किसका होगा, सेंटर का होगा। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये यूनिटी फीचर कैसे है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर ऐसे है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आपने, यदि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करते रहते, लेकिन अब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की पावर किसको दे दी आपने, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट अपने आप में स्ट्रांग हो गई एज कंपैरिजन टू स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसलिए इसको बोल रहा है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना। जबकि यूएस के अंदर क्या होता है, यूएस के अंदर हर स्टेट का अपना इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। स्टेट चाहे तो अपने लोगों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। अब सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजन और डबल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एक बार में आप सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन हो सकते हैं। यूं नहीं कि सिटीजनशिप इंडिया भी दे रहा है और आपको राजस्थान भी दे रहा है, मध्य प्रदेश भी दे रहा है, बिहार भी दे रहा है, झारखंड भी दे रहा है, यूपी भी दे रहा है, पंजाब भी दे रहा है, यूके भी दे रहा है, ठीक है, हिमाचल भी दे रहा है। ऐसा नहीं होगा, आपको सिटीजनशिप एक ही मिलेगी और वो कौन देगा आपको, सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी सिटीजनशिप। तो ये सिटीजनशिप की पावर देने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिया के अंदर नहीं है, इसलिए कौन स्ट्रांग हो गया, सेंटर। और सिटीजनशिप के अंदर अमेंडमेंट करने की पावर भी सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास। सेंटर मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपके ये समझ में आया। अब एग्जांपल देखते हैं यूएसए का।
यूएसए के अंदर क्या होता है, यूएस के अंदर आप यूएस के सिटीजन भी होते हैं प्लस वहां के स्टेट के सिटीजन, तो वहां पे डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। क्या वहां पे आप डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं, आप कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर है तो कैलिफोर्निया की अलग से सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो वहां के अलग राइट मिलेंगे, स्टेट अलग देगा और सेंटर अलग देगा। लेकिन इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है और सिटीजनशिप को अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट के पास है, इसलिए यूनियन स्ट्रॉन्ग है अपने यहां। क्या तो सिंगल सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप के एक्ट जितने भी अमेंड करने की पावर किसी पार्लियामेंट के पास। अभी हमने देखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, एक लॉ आया, तो उसको किसने पास किया था, पार्लियामेंट। अब अगली बात है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये पार्लियामेंट जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब जब पार्लियामेंट के पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की पावर हम पार्लियामेंट को दे देंगे तो किसके पावर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, पार्लियामेंट की। तो किसकी पावर कम हुई है, स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे वीक हो गई, सेंटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ, इसलिए बोला है कि हमारा यूनिटरी फीचर है ये। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशरी सारी की सारी हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है। जुडिशरी इंटीग्रेटेड है मतलब स्टेट की अलग से जुडिशरी नहीं है, सेंटर की अलग से जुडिशरी नहीं है। इंडिया के अंदर एक ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जिसके अंदर हेड कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के सब नीचे कौन होंगे, हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट होंगे नीचे कौन होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे। ठीक है, तो हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है और एक ही है। जबकि यूएस के अंदर क्या होता है, यूएस के अंदर फेडरल लॉ को देखने के लिए यूएस की फेडरल जुडिशरी होती है, स्टेट लॉ के लिए स्टेट जुडिशरी अलग होती है। तो स्टेट जुडिशरी के अंदर से किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जो कि क्या है, एक यूनिटरी फीचर है। हर स्टेट के अंदर एक कोर्ट होता है जो कि स्टेट लॉ को सभी को गवर्न करता है, उसका फेडरल कोर्ट से कोई लेना देना, जो सेंटर का उनका कोर्ट है उससे कोई लेना देना नहीं होता। अपने यहाँ अलग सिस्टम है, अपने यहाँ एक ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी जिसके अंदर हेड क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, अपने यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सेंटर हेड ऑफ, सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट होगी उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, गवर्नर बनेगा हेड स्टेट का। अब गवर्नर कौन होता है, गवर्नर होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे, जितने भी काम होंगे स्टेट के अंदर, सब किसके नेम पे होंगे, गवर्नर के नेम पे। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द राजस्थान स्टेट, हेड ऑफ द यूपी स्टेट, हेड ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट, कौन होगा, गवर्नर। और उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंटर। तो सेंटर की पावर ज्यादा हो गई, क्या, सेंटर की पावर ज्यादा होगी, इसलिए यूनिटरी फीचर है। सेंटर चाहे जिसको गवर्नर बनाएगा, चाहे उस स्टेट के अंदर गवर्नर बनाएगा। तो हेड ऑफ द स्टेट हो गया, जो हेड ऑफ द राजस्थान स्टेट, हेड ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट, कौन होगा, किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, सेंटर का। ठीक है, और इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आर्टिकल 352, 356, 360 का भी आती है, तो इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़, तो ये यूनिटरी फीचर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज का यूनिटरी फीचर से क्या लेना देना है, ऑल इंडिया सर्विसेज का यूनिटरी फीचर से डायरेक्ट लेना देना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को रिक्रूट कौन करता है, सेंटर। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज तीन है, कौन कौन सी, आईएएस है, आईपीएस है और आई फॉरेस्ट सर्विसेज। तीनों सर्विसेज को रिक्रूटमेंट की एजेंसी भी सेंटर की है। ठीक है, ट्रेनिंग की भी और कंट्रोल भी किसके पास होता है, सेंटर के पास। अब ये सर्विस कहां देती है, सर्विस देती है स्टेट के अंदर। जैसे केडार अलर्ट होता है, केडार किसी ऑल इंडिया सर्विस से आईएएस को केडार अलर्ट हो गया मध्य प्रदेश, तो वो काम तो करेगा मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, सेंटर। तो ये यूनिटरी फीचर है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा और सेंटर का सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आपके जो मेन एग्जीक्यूटिव है उसका कंट्रोल ही किसके पास है, सेंटर के पास है। और मेन कंट्रोल यदि सेंटर के पास है तो सेंटर की पावर ज्यादा है। स्टेट करता है ट्रांसफर, लेकिन इनको रिक्रूट, ट्रेनिंग प्लस जो भी इनको हटाना हो, सर्विस से डिसमिस करना हो, तो ये सब पावर किसके पास है, ऑल इंडिया सर्विस के, जो भी यूपीएससी के थ्रू जाते हैं उनके पास। फिर इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन सारे के सारे क्या यूनिटरी फीचर है। इमरजेंसी होती क्या है, इमरजेंसी को डिफाइन कर रखा है आर्टिकल 352, 352, 356, 356
और 360 360 के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसके अंदर स्टेट मशीनरी किसके अकॉर्डिंग काम नहीं करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करे, तो वहां पे एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। तो जब सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है तो उसको कहते हैं यूनिटरी फीचर। तो ये सारे के सारे यूनिटरी फीचर हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आपके काम क्या आएगा, ये सेलिएंट फीचर चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपको कोई भी एग्जाम के अंदर पूछेगा, जैसे कोई भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एग्जाम है, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम है, या फिर कोई भी स्टेट सर्विसेज आरएएस का, मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट का रिलेटेड एग्जाम है, तो उसके अंदर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए यूनिटरी फीचर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फेडरल फीचर। तो उसके अंदर 3 दे देगा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं, ऐसे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपके समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे, आज को आपको रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमने देखा यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर। और फेडरेशन हैज नोवेयर बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन लिखा हुआ नहीं है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, पहला आर्टिकल यही कहता है एक यूनियन है जिसके अंदर स्टेट होंगे। इसका मतलब ही ऑटोमेटिक है कि यूनियन की पावर इंडिया के अंदर ज्यादा है। क्या है, आर्टिकल 1 क्लियरली कहता है इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है, स्टेट्स की एक यूनियन है। तो यूनियन वर्ड आ गया तो मतलब यूनियन की पावर ज्यादा है। फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट्स की पावर ज्यादा है। ठीक है, विच इज इंप्लाई 2 3, इसका मतलब 2 चीजें हैं। एक, इंडिया के अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। अब इसको समझने के लिए हमें यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। यूएसए के अंदर क्या है, सभी स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके सेंटर के साथ और एक सेंट्रिक बनाया है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब सारे इकट्ठे हुए स्टेट्स और अमेरिका के, तो उन सभी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। जिस दिन यूनियन वहां का उस एग्रीमेंट को वायलेट करेगा उस दिन वहां के स्टेट क्या फ्री हो जाएंगे, जब चाहे जब फ्री हो जाएं, जब चाहे यूनियन बना ले, उनके पास पावर है। लेकिन हमारे केस के अंदर क्या है, हमारे स्टेट्स के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है। कोई भी स्टेट जब चाहे अलग नहीं हो सकता, इसलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ स्टेट्स के बीच के अंदर। ठीक है, पहला पार्ट तो इसका है। दूसरा क्या है, टू नो स्टेट्स हैव राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। अमेरिका के अंदर कोई भी स्टेट, 50 स्टेट है वहां में, कोई भी स्टेट जिस दिन चाहे अमेरिका से अलग होकर अलग कंट्री बना सकता है। क्या, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अमेरिका के स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं, जिस दिन चाहे वो यूनियन से अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडियन स्टेट्स कभी भी ऐसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टाइप का है, वहां पे फेडरेशन टाइप का है। ठीक है, तो इसको अलग अलग राइटर्स ने क्या बोला, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने इस चीज को, जो फीचर है अपना कि इंडियन फीचर जो है उसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इंडियन फेडरेशन इन द फॉर्म बट द यूनिटरी इन स्पिरिट। हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिखने में तो फेडरेशन जैसा है लेकिन स्पिरिट उसकी क्या है, यूनिटरी जैसी है, मतलब दोनों के बीच का कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा कोई लोग बोलते हैं क्वासी फेडरल है, जब चाहे जब फेडरल बन जाता है, जब चाहे जब यूनिटरी बन जाता है। भाई किसी बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोलते हैं इसको। बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो स्टेट्स टाइम टू टाइम अपनी थोड़ी थोड़ी बार्गेनिंग करते रहते हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो उसके। मॉरिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं। तो ये इनमें से आपके कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म क्या होता है, ये यूनिटरी फीचर कौन से होते हैं दोनों के अंदर। ये राइटर्स के कमेंट है, ये अपने एग्जाम के लिए काम के नहीं है। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, मतलब हमारा ऐसा फेडरेशन है जो कभी कभार सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है। अब पांचवा फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सबसे पूछा कि कौन सा फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कौन सी टाइप की गवर्नमेंट कैसी बनाए। तो गवर्नमेंट के 2 फॉर्म होते हैं, एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम क्या होती है,
और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होती है? गवर्नमेंट सिस्टम मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा हुआ? एक होती है पार्लियामेंट्री, और एक होती है प्रेसिडेंशियल। इनके अंदर अंतर क्या है? इनके अंदर ये होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, इसके अंदर एक पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर होते हैं, जो एमपी होते हैं अपने आगे, प्लस एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर भी होते हैं प्लस एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेजिस्लेचर, हर एमपी को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, प्लस जो मिनिस्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। दो अंतर आपके समझ में है, लेजिस्लेचर कौन होता है और एग्जीक्यूटिव कौन होता है। तो हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम है, सिस्टम गवर्नमेंट है कि ये लोग सभी मिलके एक लॉ बनाएंगे और उस लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम होगा एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। ये हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर होता है वो हमेशा पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट, दो चीजें होती हैं। हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? जो स्टेट का ही हेड है। जैसे हमारे यहां हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं, और हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो ये दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग होते हैं। तो इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट के यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव जो होता है, मिनिस्टर होता है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। तो हर चीज के लिए ये लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होता है, इसका मेंबर है। जब भी मीटिंग होगी, जब भी सेशन आएगा पार्लियामेंट का, तो ये क्या, इससे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन आवर होंगे, 0 आवर होंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो हर चीज के लिए एग्जीक्यूटिव इसके लिए अकाउंटेबल है, आंसरेबल है पार्लियामेंट के लिए। क्या? पार्लियामेंट के लिए कुछ भी हो जाए, देश के अंदर कुछ भी हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए सवाल किससे पूछे जाएंगे? एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर होंगे उस डिपार्टमेंट के, कौन पूछेगा? लेजिस्लेचर के अंदर जो एमपी होंगे। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही होते हैं। हेड ऑफ स्टेट वहां पे कौन होता है? वो भी प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक लेजिस्लेचर अलग होती है, इसका कंप्लीट सेपरेशन, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। क्या? लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेटिव भी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है वहां पे, और ये है लेजिस्लेचर, और इन दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन है। ये कभी इसका मेंबर नहीं होगा और ये मेंबर कभी भी इसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट सेपरेशन है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम वहां की कांग्रेस का है, और लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम है प्रेसिडेंट का। हमारे यहां क्या होता है? लॉ भी बनाने के अंदर भी एग्जीक्यूटिव है और लॉ इंप्लीमेंट करने में भी एग्जीक्यूटिव है, तो सेपरेशन नहीं होता। अब एक बात बताइए, जो आदमी इस लेजिस्लेचर का हिस्सा ही नहीं है, तो वो कभी अकाउंटेबल भी नहीं होगा इसके लिए। इन्होंने लॉ बना दिया तो वो एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कभी भी कुछ भी होगा तो उसके लिए कभी इसमें आएगा ही नहीं, कांग्रेस में कभी मेंबर होगा ही नहीं, तो ये कभी इसके लिए अकाउंटेबल भी नहीं होगा। और इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, जो इसके जो मिनिस्टर होंगे। अब आप पूछोगे इसके मिनिस्टर कौन होंगे? हमारे यहाँ तो मिनिस्टर क्या होते हैं? हाउस के मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री भी हाउस के मेंबर है और मिनिस्टर भी सारे हाउस के मेंबर है। ये मिनिस्टर कहां से ले? ये इच्छा होगा ना किसी भी इंसान को, जो भी सिटीजन है यूएस का, उसको मिनिस्टर बना सकता है। कोई इलेक्शन नहीं होगा वहां पे, कोई भी कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को बना दो, अपनी बीबी को बना दो, रिश्तेदारों को, किसी को बना सकता है। यहां कोई इलेक्शन नहीं है, और ये सब के सब किसके लिए अकाउंटेबल है? प्रेसिडेंट के लिए। क्या? यूएस के अंदर होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इंडिया के अंदर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट होता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और
हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर होती है जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर भी होते हैं और लेजिस्लेचर भी होते हैं, एमपी भी होते हैं और मिनिस्टर भी होते हैं। और ये सब के सब किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? पार्लियामेंट के लिए। जबकि यूएस के अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो भी है, प्रेसिडेंट है, इनके मिनिस्टर है, इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता। प्रेसिडेंट चाहे जिसको मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, यहां अकाउंटेबिलिटी जीरो है। इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के लिए जिम्मेदार है। यहां पे मिनिस्टर इन सभी 543 लोगों के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पे अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। क्या? अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। और ये अकाउंटेबिलिटी के लिए आंसरेबिलिटी ज्यादा हो, हर चीज के लिए उससे क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि वो अथॉरिटेरियन और तानाशाह नहीं बने। इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। हमारे यहां फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया है? ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन के अंदर क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन। जबकि अमेरिका के अंदर कौन सा होता है? अमेरिका के अंदर होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम है कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देना है, लॉ कैसे बनाने, लॉ को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन सब को देखने का एक तरीका है। और भी सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर दो फेमस सिस्टम है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल ऑफ द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस है? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या लेना देना है इसका? तो हम देखते हैं। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट करेंगे। कौन कोऑपरेट करेगा भाई? इसके अंदर कोऑपरेट करने होंगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। कैसे? कैसे का मतलब यह है कि जब पार्लियामेंट के मेंबर एमपी ही मिनिस्टर बनेंगे, तो मिनिस्टरों को कोऑपरेट करना पड़ेगा एमपी के साथ। क्या? इनके साथ डे टू डे में कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, इनके साथ आंसरेबल भी रहना पड़ेगा और इनके साथ कोऑर्डिनेशन भी बैठा के चलना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप हाउस के मेंबर हैं और आप ही एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपको कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इसके मेंबर बन सकते हैं कभी काउंसिल के, तो इसलिए आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपको आंसरेबल हो, आप हाउस के लिए आंसरेबल हो। आंसरेबिलिटी आते ही तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन सब कुछ करना पड़ेगा। जबकि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। किसके बीच में कोऑर्डिनेशन? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर के कौन होते हैं? एमपी जितने भी हैं वो सारे लेजिस्लेटर हैं। और जितने भी अपने एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव होते हैं मिनिस्टर। हेड एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव खुद ही क्लास का मेंबर है। एक क्लास है सभी, जिसके अंदर सभी सांसद बैठे हैं, उनमें से एक मिनिस्टर बन जाएगा। तो मिनिस्टर को डे टू डे वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आवर होगा सप्लीमेंट्री, तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे कोऑपरेट, ताल मिला के चलना पड़ेगा। इसलिए इसको बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा लेजिस्लेचर को, इसके साथ एग्जीक्यूटिव को। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। चाहे हाउस चाहिए, कुछ भी बोलो, आपको अपने मन की करनी है। क्या? प्रेसिडेंशियल सिस्टम is based on the doctrine of separation of power between the two organ। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो मिनिस्टर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए आंसरेबल होंगे, वो होगा प्रेसिडेंट, जिसने उसको चुना है। और पूरे हाउस से उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है हाउस कुछ बोल रहा है। जबकि यहाँ पे प्राइम पार्लियामेंट्री सिस्टम में हाउस को प्रति आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। यू हैव टू बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द हाउस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्या बोले? इज आल्सो नोन एज द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। वेस्टमिनिस्टर एक जगह का नाम है जहां पे ब्रिटिश इनकी पार्लियामेंट है, तो दुनिया के अंदर उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है।
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल। पीपल का जो कंसर्न होगा वो सारे सांसद होंगे, एमपी होंगे, हाउस के अंदर उठाएंगे, उसके लिए एग्जीक्यूटिव को आंसर देना पड़ेगा। आंसरेबिलिटी हो, जैसे रेल का एक्सीडेंट हो जाता है, सांसद सभी उठ के बोलते हैं साहब रेल का एक्सीडेंट हो गया, आपने क्या किया? तो मिनिस्टर बोलता है हमने ये टेक्नोलॉजी यूज करी, हमने रेल को ऐसे कर रहे हैं, ये सुविधाएं दे रहे हैं, देना पड़ता है आंसर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई आंसर देने की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन पूछने वाला कोई है ही नहीं वहां पे, उसको हाउस के मेंबरशिप से मतलब ही नहीं है। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, किसको चूज किया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, कि कैबिनेट ही रूल करती है, इसलिए बोलते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट आल्सो एट द स्टेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसलिए अपनाया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अकाउंटेबिलिटी देता है, जनता के प्रति आंसरेबिलिटी देता है, किसका? एग्जीक्यूटिव की। और ये आंसरेबिलिटी आने से क्या होता है, क्या फायदा है? जो रियल लाइफ कंसर्न होंगे, जो भी जनता के इश्यू होंगे, वो हाउस के अंदर उठेंगे और उसके प्रति उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर में भी लागू किए, प्लस स्टेट के अंदर भी। स्टेट के अंदर भी हमारे क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं, मेंबर ऑफ एमएलए होते हैं, ठीक है, एमएलए में से कुछ लोग बन जाते हैं मिनिस्टर बन जाते हैं, और चीफ ने वो एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे फीचर हैं? अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर क्या होते हैं? कि भाई हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो चूज कर लिया, क्या रियल टाइम में भी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है? तो कुछ फीचर होंगे, जैसे यूनिटरी के कुछ फीचर होते हैं, फेडरेशन के अलग। तो इसके अंदर तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था, अपने यहां हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, दो चीजें बताई थी। हेड ऑफ स्टेट कौन है अपने यहां? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा दो एग्जीक्यूटिव होंगे, एक तो नॉमिनल मतलब जिसके नेम पे काम होगा, कंप्लीट काम किसके नेम पे चलेगा? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी आपको टेंडर देखेंगे, कुछ भी होगा, सारा काम किसके नेम पे होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे। तो नॉमिनल हेड कौन होगा अपने यहां? प्रेसिडेंट। जबकि प्रेसिडेंट क्या काम करना है? प्रेसिडेंट को क्या काम करना है, इसकी एडवाइस कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर दो एग्जीक्यूटिव होंगे, एक तो नॉमिनल और एक रियल, डी फैक्टो और डी ज्यूरी। ठीक है, अब स्टेट की बात करें तो आप बताओ, स्टेट के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? जैसे राजस्थान के अंदर बात है, हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? स्टेट गवर्नर। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। इनमें रियल कौन है? नॉमिनल कौन है और रियल कौन है? बस यही है। तो अपने स्टेट के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सेंटर के अंदर भी। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? मेजोरिटी पार्टी रूल। मेजोरिटी पार्टी रूल का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी पार्टी रूल का मतलब यह होता है जिसकी मेजोरिटी हाउस के अंदर होगी उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जिसकी मेजोरिटी हाउस के अंदर होगी उसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो मेजोरिटी पार्टी रूल का मतलब है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एक बार यदि आपको प्रेसिडेंट को आपने चुन लिया तो वो 4 साल अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट रहेंगे ही रहेंगे, चाहे इन बिटवीन मेजोरिटी इधर हो चाहे उधर हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं समझ में आया? खुद वोट मिलते हैं। तो मेजोरिटी इंडिया के अंदर क्या है, जिसकी मेजोरिटी होगी इंडिया के अंदर, मान लो 100 एक के आगे 105 सांसद आगे, मान लो 100 का हाउस है, एक के पास आगे 45 सांसद आगे, एक के पास 55 सांसद, 100 का हाउस है। मान लो 10 सांसद इधर से इधर हो गए तो उनकी मेजोरिटी माइनॉरिटी की मेजोरिटी बन जाए तो उनकी गवर्नमेंट हो जाए। तो यहां पे अनस्टेबिलिटी है। क्या?
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर यदि कोई ने एंटी डिफेक्शन किया, कोई ने एक दल से दूसरे दल में स्विच कर लिया, तो हाथ गवर्नमेंट गिर भी जाएगी और नई गवर्नमेंट बन भी जाएगी। तो यहाँ पे ड्यूरेशन कभी भी फिक्स नहीं होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म इज अनस्टेबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 5 साल में 5 गवर्नमेंट बन जाए, जैसे झारखंड नया नया बना था, नए नए स्टेट बनते हैं तो उसके अंदर क्या ऐसे होता है, हर साल नई गवर्नमेंट बन रही है कि कोई इधर स्विच कर रहा है, कोई इधर स्विच कर रहा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अनस्टेबल है। जबकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डायरेक्ट वोट मिलता है प्रेसिडेंट को, और 4 साल वो पार्टी रूल करेगी ही करेगी, चाहे कुछ भी हो। अपने यहाँ तो ये जो चीज चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर तो बहुत सारी इश्यू है। बहुत सारे इश्यू ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर कभी भी कोई भी है ना अनस्टेबल गवर्नमेंट बन गई, कोalition गवर्नमेंट बन गई, किसी की मेजोरिटी नहीं आई तो 2 साल बंद सरकार, दोबारा आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे 6 महीने। मतलब इसके अंदर क्लोज आएंगे अलग अलग कि भाई आपको क्या है, यदि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सरकार गिरा दी और नई सरकार नहीं बन रही, ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आजाद हुए थे तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था, लेकिन क्या टाइम टू टाइम अलग अलग क्या है 356 लगी अलग स्टेट्स के अंदर, तो उसके अंदर दिक्कत आ गई, तो जो दिक्कतें आती गई वो स्टेट के इलेक्शन अलग अलग होते गए, तो आज सारे अलग अलग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसी कारण से हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। कलेक्टिवली कौन रेस्पॉन्सिबल है? सारे मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर, लेजिस्लेचर मतलब सिंपल एमएलए या फिर सिंपल एमपी। तो सारे के सारे मिनिस्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर के अंदर किसी भी एमएलए ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर देना पड़ेगा, और ये नहीं कह सकते कि एक मिनिस्टर अलग आंसर दे रहा है, दूसरा मिनिस्टर आंसर अलग दे रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट आंसर, ऐसा नहीं होगा। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपको इकट्ठे होके डिफेंड करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, स्विम एक साथ, स्विम एंड सिंक एक साथ। सर ये जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे हेड प्राइम मिनिस्टर कल को प्राइम मिनिस्टर या रिजाइन कर दे, हाँ तो हाँ, तो उसके बाद वो नया अपना प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकते हैं उसमें से। प्राइम मिनिस्टर यदि रिजाइन कर दिया तो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो गई। अब जिसके पास मेजोरिटी होगी वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया जो भी मिनिस्टर होगा वो लेजिस्लेचर का पार्ट होगा। जैसे अपन देखते हैं आज की डेट के अंदर जितने मिनिस्टर हैं सेंटर के अंदर, देखते हैं सेंटर के जितने मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा या फिर लोकसभा के पार्ट हैं। ठीक है, ये नहीं है कोई अलग से बाहर ही बैठा आदमी बन रहा है। यूएस के अंदर क्या होता है, कोई हाउस की मेंबरशिप जरूरी नहीं है आपको मिनिस्टर बनने के लिए, प्रेसिडेंट जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। तो हाउस के मेंबर्स को बना सकता है किसी को, मतलब हाउस के मेंबर किसी को बना सकता है प्रेसिडेंट वहां पे चाहे प्रेसिडेंट का अपना आदमी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। यहां पे लीडरशिप किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर की होती है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर की। जबकि वहां पे क्या होती है, यूएस के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट की लीडरशिप होती है। ठीक, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली। प्राइम मिनिस्टर जब भी चाहे, चीफ मिनिस्टर जब भी चाहे हाउस को डिसोल्व कर सकता है। हाउस को डिसोल्व करने का मतलब, हाउस को डिसोल्व करने का मतलब उस प्राइम मिनिस्टर ने चाहा कि अब अर्ली इलेक्शन हो जाए, आज यदि मोदी जी चाहें तो हाउस को डिसोल्व करके कल ही इलेक्शन करवा सकते हैं। स्टेट्स के अंदर, जो राजस्थान के अंदर भजनलाल गवर्नमेंट आज ही डिसोल्व करके कल इलेक्शन करवा सकती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है हाउस को डिसोल्व करने की। वहां पे हाउस अलग चलेगा और प्राइम प्रेसिडेंट अलग चलेगा, और इनके बीच में कंप्लीट सेपरेशन है। प्रेसिडेंट का हाउस के अंदर इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। हमने मेजर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कॉपी किया है वो कहां से किया है? ब्रिटेन से किया। ठीक है, डिफरेंस, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इंडिया का और ब्रिटिश के में डिफरेंस क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने कॉपी तो वहीं से किया है कि लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया है? हमने लिया है ब्रिटेन से। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है?
सबसे बड़ा डिफरेंस है, इंडिया की पार्लियामेंट अपने आप में सोवरेन नहीं है। इंडिया की पार्लियामेंट मान लो कल कोई लॉ बनाती है, जैसे एनजेएसी एक्ट आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इंडियन पार्लियामेंट ने बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन क्या वो एक्ट बना, क्या वो एक्ट लागू हुआ? नहीं। क्यों? जुडिशरी ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, मतलब हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकती है। हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है और वो जो चाहे नहीं कर सकती, ये इसका एग्जाम्पल है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसी होती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी चाहे वो कर सकती है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? सुप्रीम और सोवरेन। हमारे यहां सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रिटेन में क्या सोवरेन है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आपसे पूछ ले ब्रिटेन के अंदर और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंतर क्या है, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट अपने आप में सोवरेन है और इंडिया की पार्लियामेंट अपने आप में सोवरेन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल क्या, दूसरा इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है हमारा इलेक्टेड होता है। क्या? हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट, वो हमेशा हमारा इलेक्टेड होता है। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट वहां पे क्राउन होता है, जो भी राजा और उसका वंशज होगा वो ही उसका हेड ऑफ स्टेट होगा। तो हमारे यहाँ रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब है आम आदमी हेड ऑफ स्टेट की पोस्ट तक जा सकता है। जैसे द्रौपदी मुर्मू मैडम है, वो एक आम आदमी है, गोविंद सर है, वो एक आम आदमी थे, अब्दुल कलाम आजाद आम आदमी थे। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटेन के जो राजा महाराजा उनके जो वंशज हैं वो ही बनेंगे। इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक नहीं आता है, मोनार्क आता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस है। तो आप देखते हैं ब्रिटेन और डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन और इंडिया के अंदर क्या है? पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी। किसकी पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट जो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस के अंदर बोला था कि लिमिट है पार्लियामेंट के ऊपर, वो लिमिट क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं कर सकती। जबकि ब्रिटेन के अंदर क्या है? पार्लियामेंट क्या है? सोवरेन बॉडी है। क्या ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी है? बिल्कुल, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी। अब दूसरा क्या है? रिपब्लिक और मोनार्क। रिपब्लिक और मोनार्की क्या होता है? रिपब्लिक और मोनार्की होता है, रिपब्लिक और मोनार्क क्या होता है? रिपब्लिक और मोनार्क ये होता है, मोनार्क मतलब हेड ऑफ द स्टेट, वहां पे राजा के वंशज होंगे। अपने यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? आम आदमी होगा जो कि इलेक्टेड होगा। ठीक, ये अंतर है। अब छठा फीचर, अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे यहाँ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। हमारे यहाँ इन दोनों का मिक्स है। क्या? पार्लियामेंट सोवरेन प्लस जुडिशियल सुपरमेसी, इन दोनों का मिक्स है। इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं है। पार्लियामेंट सोवरेन होने का मतलब है पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है। क्या इंडिया में पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है? नहीं कर सकती। अब जुडिशियल सुपरमेसी, जुडिशियल सुपरमेसी भी अपने यहां नहीं है। क्यों नहीं है? जुडिशरी सुप्रीम इसलिए नहीं है, जुडिशरी किसी लॉ को स्टक डाउन कर दे तो पार्लियामेंट उस लॉ को दोबारा बना सकती है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ नहीं है, इन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप है अपने यहां। जबकि पार्लियामेंट सोवरेन कहां की है? ब्रिटेन की। और जुडिशरी सुप्रीम कहां की है? यूएसए की। तो हम दोनों ने इनका द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट जो वहां की जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी विद दैट ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट वहां का क्या अपने आप में सुप्रीम है, वो जो बोलता है वो, लेकिन अपने यहां इंडिया में ऐसा नहीं है। समझ में आया?
द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों डिफर है? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मैंने आपको एक बात बताया था, अभी यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट होता है। जुडिशियल रिव्यू के अंदर यदि कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट यदि वायलेशन कर रहा है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, तो जुडिशरी उसको स्टक डाउन कर देती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था एनजेएसी का। तो जुडिशियल स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसके ऊपर लिमिट लगाता है? पार्लियामेंट की पावर के ऊपर। इंडिया के अंदर नैरो, देन दैट ऑफ द, अब यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट इन द इंडिया इज नैरो। इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर कम है यूएस से, जो अपन ने ऊपर पढ़ा हुआ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ and procedure established by law contained in the Indian Constitution article। अब इंडिया, इन दोनों का मतलब क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर established by law। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सबसे पहली बात है। प्रोसीजर established by law कंटेन कहां पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि आपने सही तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया है, सही तरीके से आपने प्रोसीजर को फॉलो किया है, तो आप कुछ भी एक्ट बना सकते हैं, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं हो। क्या? तो आपने यदि प्रोसीजर सही फॉलो किया है, मान लो कोई भी अमेंडमेंट करना है, उसके लिए प्रोसीजर चाहिए 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% वोटिंग दोनों हाउस के अंदर चाहिए, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, बिल साइन हो, यदि ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? इसके अंदर होता है कि आपको लॉ के अंदर भी देखना पड़ेगा, लॉ भी सही है कि नहीं है। इसके अंदर तो क्या, कुछ भी लॉ बना लो आप, प्रोसीजर सही होना चाहिए आपका, लेकिन इसके अंदर लॉ भी देखा जाएगा कि लॉ की सब्सटेंस सही है कि नहीं है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर है। तो जहां पे लॉ भी देखना पड़ेगा तो जुडिशरी अपने आप ही क्या, सुप्रीम हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल सुप्रीमेसी। इन दोनों में से कोई भी चीज हमारे पास 100% नहीं है, इन दोनों का हमने मिक्सचर ले रखा है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वन हैंड डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉ एज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द जुडिशियल रिव्यू के तरह। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जिसके अंदर वो कोई भी लॉ को क्या है, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा क्या कर सकता है? स्टक डाउन कर सकता है। Parliament on other hand can amend the major portion of the constitution through its constitutional power। पार्लियामेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से उसको मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकती है। अब एक बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड एक बार इसको देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो होती है जिसके अंदर क्या है, जुडिशरी के जो हेड है एक ही होगा। जैसे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ही सबऑर्डिनेट्स कोर्ट को, और इंटीग्रेटेड है, एक ही हेड है। जबकि यूएस के अंदर क्या होता है? यूएस के अंदर फेडरल लॉ के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट होता है और स्टेट लॉ के लिए अलग से एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो स्टेट्स का होता है। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग है, यूनिटरी फीचर नहीं है। दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जुडिशियल चाहिए अपॉइंटमेंट हो, जुडिशरी के फंड्स हो, जुडिशरी के अंदर कोई भी डे टू डे ट्रांसफर हो या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट हो, इन सब के अंदर कॉलेजियन सिस्टम डिसीजन लेता है और उसके अंदर होते हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट के। तो जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई और एक जुडिशरी इंटीग्रेटेड हो गई। ठीक है, आपके समझ में आया? अब यहां से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। यदि आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को। कंटिन्यू करें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।